नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को बता देते हैं, लौकिक साहित्य को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आपने पढ़ा जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य जो कि धर्म पर आधारित था। फिर उसके बाद रासो साहित्य पढ़ा जो कि हम राज्य आश्रित यानी कि आश्रयदाताओं के लिए लिखे गए काव्य, जो कि उनके कवियों के द्वारा लिखे गए अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए, वो अलग एक काव्य था। अपभ्रंश का भाषा में लिखा गया काव्य वो अलग था आदिकाल में। लेकिन आदिकाल में लौकिक साहित्य लिखा गया, लोकाश्रित भी कह सकते हैं। ठीक है, लोगों के लिए लिखा गया। जब मनोरंजन का काव्य भी इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, मनोरंजन का अर्थ। और इसको स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के अध्याय के चौथे प्रकरण में इस साहित्य को स्थान दिया, जिसको फुटकल रचनाओं के नाम से उन्होंने नाम दिया है, यानी फुटकल रचनाओं के नाम से परिचित करवाया हमें। तो पढ़ते हैं भाई, लौकिक साहित्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आदिकाल में जैन सिद्ध साहित्य का जो सृजन है धर्माश्रित था, यानी धर्म पर आश्रित था। वहीं पर राजसो साहित्य का जो सृजन है वो राज्य आश्रित था। ठीक है, राज्याश्रय कह सकते हैं, राज्य पर आश्रित था। और इस कारण भी बच गए। कहने का तात्पर्य है कि लौकिक साहित्य जो है इन सबसे अछूता रहा। ठीक है, ना तो वो धार्मिक था, ना ही राज्य से आश्रित था। यानी कहने का तात्पर्य ना ही उनको कोई राजा से तात्पर्य था। परंतु कह सकते हैं इन दोनों के अलग कुछ लौकिक साहित्य काव्य पर जो सृजन हुआ, लोक आश्रित होने के कारण सुरक्षित या सुरक्षित नहीं हो सका। और इसकी अगर देखें तो अच्छे तरीके से इसकी भी सुरक्षा नहीं की जा सकती। ऐतिहासिकता में यह भी थोड़ा सा विघ्न लाता है, यानी कि ऐतिहासिकता का अभाव इनकी रचना लौकिक साहित्य की रचनाओं में भी देखने को मिलती है। ढोला मारूरा दुहा ये कलोल कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। 1453 ईस्वी इसका समय काल माना गया है। सबसे बड़ी बात साथियों कि कई पुस्तकों में 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की कृति मानी जाती है कि 11वीं शताब्दी में मूल रचना हुई। लेकिन चलो जे वाला ज़्यादा सोच वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जे वाला याद रखना है, आपने भूलना नहीं है साथियों। ठीक है, 1453 ईस्वी आपने याद रखना है। ओके, अच्छा, एक और बात जो आप याद रखेंगे साथियों वो ये है कि इसकी जो मूल रचना है वो लुप्त हो चुकी है। जो बीकानेर के आसपास केवल गय परंपरा में ही उपलब्ध है। ठीक है, गय शैली में लिखी गई रचना है, काव्य रचना है। 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ राय, याद रखना है इसका नाम। तो कथावाचक ने, यानी जो कथावाचक हैं जैन कवि कुशल लाभ राय, कथावाचक ने इसके पदों का संकलन किया। तो अगर लिखा गया किसके द्वारा है, कलोल कवि के द्वारा। और पदों का संकलन किसने किया है, यानी इसको इकट्ठा किसने किया है, एक व्यवस्थित रूप में पुस्तक का दर्जा किसने दिया, वो कुशल लाभ राय। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और मूल रचना ये दोहा छंद में है। 1934 ईस्वी में 3 विद्वान राम सिंह, सूर्यकर्ण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने इनके पदों का संपादन कर इसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, 1934 ईस्वी में। ये 3 विद्वानों का नाम आपने जरूर याद रखना है। अभी इसकी कथा क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। इसका जो नायक है उसका नाम ढोला है। ठीक है, उपनाम कह सकते हैं। और ढोला का मूल नाम साल्ह कुमार है, साल्ह कुमार। ठीक है, यह ढोला यानी जो नायक है जयपुर के कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र था। बचपन में ही इसका विवाह मारवाणी के साथ हो गया था। उस समय ढोला की जो उम्र है 3 वर्ष की थी। इसकी नायिका मारू थी। मारू का मूल नाम मारवाणी था। ठीक है, यह पूगल बीकानेर, यानी पूगल जो है बीकानेर को कहा जाता है, देश की राजकुमारी थी। नायिका की उम्र 1.5 वर्ष की थी जब इसकी जो है कह सकते हैं विवाह हो गया दोनों का। ठीक है, युवा होने पर राजकुमारी मारवाणी अपने बचपन के पति ढोला के विषय में सुनाती है और उसके विरह में व्याकुल हो जाती है। वह ढोला का पता लगाने के लिए अनेक संदेशवाहक भेजती है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। ढोला ने राजकुमारी मालवानी से दूसरा विवाह कर लिया। ठीक है, और मारवाणी का कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती। तो मतलब 2 इसमें राजकुमारी हमें देखने को मिलती हैं। एक तो है मारवाणी, ठीक है, जिसका नाम मूल नाम मारवाणी है और उपनाम मारू है। तो जे इसका तो विवाह हो गया है। ठीक है, 3 वर्ष में हो गया था ढोला का मारू के साथ, जिसको मारवाणी के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर कोई ऐसी परिस्थिति रही कि इकट्ठे नहीं रह पाए, है ना। तो उसने फिर दूसरी शादी कर ली मालवानी के साथ। मालवानी करने पात्र है। मारवानी का कोई भी संदेश जो ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। राजकुमार अपने बचपन में हुई शादी को भूल चुके थे। दूसरी रानी को इस बात का डर था कि राजकुमार उसे छोड़कर चले जाएंगे। अचानक राजकुमार को
उसके उसकी पहली पत्नी ढोला के बारे में पता चलता है। वह उसे लेने के लिए ऊंट पर पूंगल पहुंच जाता है। ठीक है, राजकुमार को उसकी पहली पत्नी, राजकुमारी की नहीं, राजकुमार को अपनी पहली पत्नी के बारे में पता चल जाता है। उसको लेने के लिए वो पूंगल पहुंच जाता है, यानी बीकानेर। ढोला और मारवाणी का मिलन होता है। मारवाणी को ढोला अपना प्यार और स्नेह समर्पित करता है। तो कुल मिलाकर जे मिलन की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, दूसरा विवाह कर लेता है मालवानी से। 2 पात्र हैं यहाँ पर, याद रखना है साथियों। ओके, इसके ज़्यादा क्या ही पढ़े भाई इसके बारे में। कुछ विशेष तथ्य भाई कि इसमें 788 छंद हैं। काव्य जे मुक्तक शैली में है, ना खंड काव्य ना महाकाव्य, मुक्तक शैली में है। भाषा इसकी राजस्थानी है और डिंगल शैली है जी। ठीक है, मुख्य रस इसका वियोग है और अल्प रूप से संयोग काव्य श्रृंगार है। यानी मुख्य रस वियोग, यानी वियोग जो है, देखो साथी, श्रृंगार रस के जो हैं 2 भेद आते हैं मुख्यतः। तो उसमें एक होता है संयोग, दूसरा वियोग। संयोग में जैसे प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, वियोग जिसमें प्रेमी प्रेमिका के वियोग की कथा रहती है। तो ज़्यादातर वियोग इसमें दिखाया गया है अल्प रूप से, यदि कम रूप से संयोग भी है। मिलन अंत में होता है तो कम कह सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले यह भी कि जैसे दोहा छंद में लिखी गई रचना है। कुछ चौपाइयाँ भी हालांकि इसमें मिलती हैं, लेकिन जो चौपाइयों वाली कथा है वो कुशल लाभ ने इसमें जोड़ी है। कुशल लाभ जिन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया था, तो वो इसमें कुछ और चौपाइयाँ जोड़ते हैं, यानी वो भी अपनी ओर से स्टोरी को पूरा करते हैं। या प्रेम गाथात्मक गए काव्य भी माना जाता है, तो इसलिए सूफी के अंतर्गत भी ये रखा जाता है कई बार, लेकिन मूलतः ये आदिकाल की रचना है। इस पद बीकानेर के आसपास गाए जाते हैं। इसके बाद आज भी बीकानेर के आसपास गाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रचना के विषय से संबंधित एक प्रसिद्ध उक्ति है, सोरठियो दुह भल भली मरवण री बात। ठीक है, जौवन छाई धन भली तारा छाई रात। जो पंक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है और जो इसी क्षेत्र में गाई जाती है, बीकानेर के क्षेत्र में। और आगे पढ़ते हैं, कथन क्या है इस पुस्तक के संबंध में, वो भी साथियों याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रावलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई थी, रावलवेल रचना पता होगा आपको। ठीक है, तो उस रचना से जो श्रृंगारिक परंपरा जो हिंदी में आरंभ हुई, उसका विकसित रूप जो है ढोला मारूरा दोहा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके जी, याद रखना है। रावलवेल जो है रोड कवि की रचना है 10वीं शताब्दी में। ठीक है, वो गद्य पद्य मिश्रित रचना है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम अब पहले पद्य मिश्रित कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका विकसित रूप मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वही मोतीलाल मनेरिया क्या कह रहे हैं, रावलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, उसे ढोलाराम मारू दुहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई है। ठीक है, उत्तरोत्तर यानी जो बाद में आए लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई। इसमें मांसल सौंदर्य का वर्णन है, यानी कि कह सकते हैं कि मांसलवाद का जिक्र जहाँ पर देखने को मिलता है, एक प्रकार से जो भोग वृत्ति वाली प्रवृत्ति है देखने को मिलती है। ठीक है, मोतीलाल मनेरिया का ये कथन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इसके संबंध में कि ढोला मारूरा दुहा में हेमचंद्र व बिहारी के पदों की एक योजक कड़ी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा गया नेट की परीक्षा में। ये पंक्ति ढोलाराम मारू दुहा की है। कागज नहीं कि मांस नहीं लिखता आलस चाही, कह उण देश संदेशड़ी संदेश डई मोलई बड़ी बिकाई, रातिजू सुनी निसही भरी सुनी, महाजन लोई हथारी छाला पड़या चीर निचोई, आढ़ा डूंगर वन घना खड़ा प्यारा मीत, तेह विधाता पंखुड़ी मिली आवनी। तो ये पंक्ति साथियों याद रखना है कि ढोलाराम मारू दोहा की पंक्तियां हैं, पूछी जा सकती हैं अक्सर। आगे साथियों बीसल देव रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो बीसल देव रासो रचना हालांकि ये एक रासो ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वीरों की रचना तो है नहीं ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर वीर गाथात्मक रचना तो है ये, लेकिन इसको लौकिक साहित्य में भी रखा गया है क्योंकि प्रेम काव्य है। ठीक है, और आपको पता है कि मनोरंजन के काव्य को तो वही लौकिक साहित्य में जरूर रखेंगे। नरपति नाल्हा जी की रचना है और इस रचना में अजमेर के चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ का नाम आपने जरूर याद रखना है, विग्रह राज चतुर्थ। और भोज परिवार की पुत्री राजमती के वियोग की इसमें कथा है, उनके वियोग विवाह वियोग पुनर्मिलन की कथा इसमें रखी गई है। ठीक है, और राजा बीसल देव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग्य बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक लौट कर नहीं आते और पति के वियोग में रानी एक पंडित के द्वारा अपने पति बीसल देव को संदेश भेजती है। अंत में बीसल देव
के लौटकर आने पर दोनों का मिलन होता है। तो वही ये है कुछ बातें। संपूर्ण कथा 120 छंदों की मानी जाती है, 4 इसके खंड हैं और कहीं कहीं 125 भी माने गए इसके छंद, ठीक है। और इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों का वर्णन है। इसमें प्रेषित पतिका की विरहा व्यंजना बड़ी मार्मिक बताई गई है। प्रेषित पतिका मतलब वह पत्नी जिसका पति विदेश गया हो, ठीक है। बसंत विलास अगली रचना के बारे में बताते हैं। जो अगली रचना है साथी बसंत विलास, तो ये भी एक लौकिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है साथियों, ठीक है, लौकिक साहित्य की। और इसमें कुल 84 दोहे माने जाते हैं। और कब की है? ये 13वीं शती की पुस्तक जो है मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि 13वीं या 14वीं शताब्दी की मध्य की रचना है। तो मूल रूप से 13वीं शती की जो पुस्तक जो है मानी जाती है बसंत विलास। याद रखें इसका रचनाकार जो है वो अज्ञात है। अब यह अज्ञात किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि इसका रचनाकार अभी तक मिल ही नहीं पाया है भाई, ठीक है। यह सर्वश्रेष्ठ अलौकिक रचना मानी जाती है। अलौकिक यानी कि जो कि इस जगत की बात ना करता हो, बल्कि ईश्वर जैसे कुछ शक्ति की बात करता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का वर्णन जो है, चित्रण जो है किया गया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश क्या कहते हैं कि इस रचना में स्त्री पुरुष और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। इसकी भाषा सरस ब्रज भाषा है, जिसका विकास परवर्ती भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में और रीति काव्य में देखने को मिलता है। तो राम गोपाल शर्मा इनका कथन ये साथी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये भी आपने ज़रूर याद कर लेना है कि ये बसंत विलास एक ऐसी रचना है जिसको आगे आने वाले भक्तिकालीन कवियों ने पढ़ा और इसी से ही उन्होंने कृष्ण कवियों ने, रतिकालीन कवियों ने जो प्रकृति सौंदर्य को लिखा, स्त्री पुरुष संबंध, ठीक है, ये सब उन्होंने सीख ली इस पुस्तक से। बहुत इम्पोर्टेंट रचना जो है मानी जाती है बसंत विलास, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ और बातें। अच्छा, अगली रचना जो है साथियों वो है राउलवेल। राउलवेल यह एक चंपू काव्य है, ठीक है, और इसको रोड़ा नाम के कवि ने लिखा है। रोड, ठीक है। ये तो मैं पद्य में नहीं पढ़ाना चाहता था, गद्य में पढ़ाना चाहता था। चलो अभी साथ में मैंने रख लिया है इसको। 10वीं या 11वीं शती की रचना मानी जाती है, लेकिन मूल रूप से इसको हम 10वीं शती की ही रचना मानेंगे, ठीक है, 10वीं शती की। आगे साथियों कुछ और बात जो इसके बारे में है कि भाई ये जो राउलवेल है रचना, इसमें राउल नाम की नायिका है। नक्षिक वर्णन से शुरू होती है ये रचना। कवि ने आरंभ में राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य और बाद में गद्य का प्रयोग किया है, ठीक है। पद्य और गद्य की मिश्रित यह रचना मानी जाती है साथियों, याद रखना है। और इसमें हिंदी में नक्षिक वर्ण का परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो कौन सी रचना है जिससे नक्षिक, ठीक है, नक्षिक यानी सिर के बालों तक, यानी पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक सुंदरता का वखान करना होता है। तो वो जो परंपरा है, पहली नक्षिक वर्ण की परंपरा जो है वो हमें इस पुस्तक में देखने को मिलती है, राउलवेल, जो कि रोड कवि के द्वारा लिखी गई है। याद रखना है साथियों, भूलना नहीं है, ठीक है। और ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, जिसमें आरंभ में कवि ने इस पुस्तक के आरंभ में राउल नामक नायिका की पद्य में वर्णन किया है, चित्रण किया है उसकी सुंदरता का। फिर गद्य में भी इसका प्रयोग किया है बाद में, यानी उनकी सुंदरता का बखान करने के लिए। इसकी भाषा में हिंदी के साथ बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है, यानी राजस्थानी भाषा इसमें प्रधान रूप से है। तो इस रचना का मूल पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। याद रखना है ये भी। सर्वप्रथम इसे विहाणी ने संपादित किया था और बाद में माता प्रसाद गुप्त ने राउलवेल को प्रमाणिक पाठ के रूप में संपादित किया। ये भी आप याद रखिए। अगली रचना हमारे पास है साथी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है उक्ति व्यक्ति प्रकरण? पंडित दामोदर शर्मा द्वारा उकेरी गई रचना, यानी लिखी गई रचना, एक पर व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पर आधारित ये एक प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये गद्य और पद्य जो है मैं दोनों मिश्रित कर रहा हूँ, याद रखना है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और वर्ण रत्नाकर जो अगली रचना आपको पता होगा, लेकिन ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा साथियों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, जैसे कि बता चुका हूँ। 12वीं शताब्दी की रचना है।
दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है साथियों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसने इस रचना को बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है। ठीक है, तो ये बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है इस रचना में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। इसके आगे जो रचना है साथियों वो है वर्ण रत्नाकर। ये मैथिली और हिंदी में रचित महत्वपूर्ण गद्य पद्य रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई 14वीं शताब्दी की रचना है। 1325 इसका समय काल माना जाता है मूल रूप से। ठीक है, और इसको मैं गद्य में रखना चाहता था साथियों, चलो ये भी पद्य में मैं पढ़ा देता हूँ इकट्ठा ही। ठीक है जी, तो आगे साथियों इसके बारे में कि ये 14वीं शताब्दी की रचना है, जो तो हमने पढ़ लिया। ये एक शब्दानुकोशन नुमा जो ग्रंथ है, शब्दकोश के रूप में इसको लिया जाता है और माना जाता है कि ये अबहट में लिखी गई रचना है और 8 कलोल में विभाजित है, यानी 8 अध्यायों में विभाजित है। और 8वां अध्याय जो पूर्ण नहीं मिलता है इसका, यानी आधा है। और 8 इसके कुल अध्याय हैं, याद रखना है साथियों, इसको भूलना नहीं है आपने। तो इसके अध्यायों को कलोल कहा जाता है। इसकी भाषा कवित अलंकारिक तथा यानी कविता के रूप में इसकी भाषा है। अलंकारों और शब्दों में तत्सम प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। हिंदी के विकास में राउलवेल के बाद वर्ण रत्नाकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आगे साथियों हमारे पास आ जाता है विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली विद्यापति की जी रचना है, आपको पता ही होगा। यह विभिन्न समय में लिखे गए मुक्त पदों का संकलन है। यह लोक भाषा मैथिली में लिखी गई है। कुछ लोग इसे ब्रजबुली कहते हैं, इसकी भाषा को ब्रजबुली भी कहते हैं। बताया था ना आपको, मैथिली और बांग्ला। ठीक है, मैथिली और बांग्ला से मिली गई, मैथिली बांग्ला और ब्रज से मिली हुई भाषा को ब्रजबुली कहा जाता है। विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर मधुर और कोमलकांत पदों में विभिन्न रागों में गाने के लिए इसको लिखा। इस कृति के मधुरे और गयता के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव की संज्ञा दी जाती है। अभी गीत गोविंद जो है संस्कृत में रचना है जयदेव जी की, जयदेव जो कि कृष्ण कवि रहे हैं। ठीक है, तो इस रचना के लिए, पदावली के लिए इनको अभिनव जयदेव की रचना, अभिनव जयदेव जो है माना जाता है। अभिनव जयदेव जो है इनको कहा जाता है हिंदी का। इस पदावली को हिंदी गीत परंपरा में विशेष स्थान मिला है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां नेपाल दरबार में पुस्तकालय में सुरक्षित हैं आज भी। इसके कई संस्करण निकले हैं। पदों की संख्या सब में समान नहीं है। सर्वाधिक संख्या जो है पदों की वो नगेंद्र नाथ गुप्त द्वारा संकलन जो की गई पुस्तक है उसमें है 225। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो है जानकारी वो है आमिर खुसरो के बारे में। ठीक है, तो आमिर खुसरो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका मूल नाम जमुनुद्दीन अबुल हसन था। 1255 ईस्वी इनका जन्म है, कहीं कहीं 1253 भी दे रखा है जी। 1329 ईस्वी में इनकी मृत्यु। खुसरो के जो उपनाम है तुर्क अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ये याद रखना है, तोताए हिंद। ठीक है, ये भी इनका उपनाम है। और खुसरो ने अपने आप को ये नाम दिया था, तोताए हिंद या तूती ए हिंद। ठीक है, आगे आमिर खुसरो के गुरु चिश्ती निवाजुद्दीन औलिया थे। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईश्वरी प्रसाद ने आमिर खुसरो को महाकवि और कवियों का राजकुमार कहा है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। ओके, तो खुसरो को क्या कहा है, महाकवि और कवियों का राजकुमार, दोनों संज्ञाएं ईश्वरी प्रसाद ने दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ साथी जो आप याद रखेंगे वो यह है कि जलालुद्दीन नामक एक शासक ने इनको आमिर की उपाधि दी है। ठीक है, आमिर की उपाधि दी है। और इनके गुरु ने इनको कौन सी उपाधि दी है, तो वो दी है खुसरो सुखन। ठीक है, खुसरो सुखन की उपाधि जो है इनके गुरु ने दी है, याद रखना है। आमिर की उपाधि जो है जलालुद्दीन नामक शासक ने दी है। आगे चलते हैं। आगे है खालिकवारी नुस्पिहर अलहलात कन्हैया पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने नजराने हिंद गज़ल नामक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं, 99 संख्या तक इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन 9-10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़नी है अपने। खालिकवारी के बारे में जान लेते हैं। एक शब्दकोश संबंधित रचना है। इसमें पर्यायवाची शब्दकोश है, यानी इसे पर्यायवाची शब्दकोश भी कहा जाता है। वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की है इसमें। और इसमें तुर्की, अरबी, फारसी व हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। आगे जो नुस्पिहर रचना है, भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। पहेलियाँ जो हैं, पहेलियाँ भी इनकी मिलती हैं, जैसे चार थाल मोतियों से भरा
सबके ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल फिरे मोती उसके एक न गिरे। आकाश और तारों की बात इस पहेली में की गई है। ठीक है, पहेलियाँ। अगर मुकरियों की बात की जाए तो कहने का मुकरी का अर्थ होता है कहने से मुकर जाना। ठीक है, जब तो जैसे मैंने बोला कहने से मुकर जाना साथियों, देखिए जब मेरे मंदिर में आवे सोते मुझको आन चितावे। मंदिर यानी घर। जब मेरे मंदिर, हम शरीर को कह सकते हैं, जो हमारा शरीर है वो घर ही है। जब कोई इसमें आता है सोते मुझको आन जगावे, तो मतलब ना नींद आती है ना चैन आता है ना, वो प्यार वाला गुण। पढ़त फिरत वाग विरहे के अक्षर, ए सखी साजन न सगी मच्छर। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई ये जो अक्षर का मतलब अक्षर, ओके, पढ़त फिरत वाग विरहे के अक्षर, यानी तो मैं पढ़ता फिरता हूँ, ये विरहे के जो अक्षर हैं इनको ही पढ़ता रहता हूँ। ए सखी साजन न सखी मच्छर, तो मतलब ना तो ये सखी साजन है और ना ही मच्छर हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मुकर जाना कहने से कि भाई मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन वो है भी नहीं। तो इस तरह आगे हमारे पास जो रचना है साथी वो है दो सुखने। अब ये दो सुखने क्या हुआ करता था कि इसमें दो कथन आते थे, यानी दो पंक्तियाँ आ गई, दो उक्तियाँ आ गई, लेकिन दोनों पंक्तियों का आपस में कोई मेल नहीं है। लेकिन जो दोनों पंक्तियों का उत्तर आएगा ना बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, वो एक ही आएगा। ठीक है, देखिए साथी उदाहरण के रूप में, अनार क्यों ना चखा वजीर क्यों ना रखा। तो कहने का था अनार क्यों ना चखा, उत्तर आएगा दाना नहीं था भाई, अनार का दाना ही नहीं था, अनार इसलिए नहीं चखा। अनार दाना सुना ना। अगला है वजीर क्यों ना रखा, तो वजीर इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो दाना ना था। दाना मतलब बुद्धिमान, तो ये बुद्धिमान नहीं था। दाना मतलब बुद्धिमान, तो मतलब जहाँ पर एक ही अर्थ है दो पंक्तियों का, वहाँ पर दो सुखने। ठीक है, तो वो साथियों अलग उदाहरण देने के लिए मैं अलग पेज पर गया। अच्छा, दो सुखने, जहाँ पर सुखने के जो स्पेलिंग है वो गलत लिख रखे हैं। दो सुखने जो है इस तरह से हम लिखेंगे, मैं अभी गलत ही लिख रहा हूँ भाई, क्या चल रहा है। ओके, दो सुखने, ये याद रखना है आपने। ठीक है, दो सुखने लिखने के लिए आपने क्या करना है कि नुक्ता डाल देना ख के पैर में। अच्छा, ये देखिए, पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। तो भाई देखिए, पान सड़ा क्यों, क्योंकि फेरा ना था। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। अभी देखो साथी, पान सड़ा क्यों, क्योंकि उसको अगर फेरो ना एक ही जगह ऐसे रखते रहो, पानी में उसको रखना पड़ता है, दोनों साइड में पानी में भिगोना पड़ता है। अगर एक ही साइड में पड़ा रहे तो सड़ जाता है। तो फेरा नहीं था उसको। और घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा इसलिए अड़ा रहा क्योंकि फेरा ना था, मतलब कोई जाने के लिए कोई फेरा नहीं मिला। ठीक है, इसलिए अड़ा रहा। ओके, तो कहने का तात्पर्य एक ही उत्तर। ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, तो मतलब ब्राह्मण प्यासा इसलिए क्योंकि लोटा नहीं था। ठीक है, और आगे गधा उदास क्यों, लोटा ना था, तो इसलिए क्योंकि वो उदास इसलिए था क्योंकि वो लोटा ही नहीं, जहाँ गया हुआ था वहीं था। आगे ढकोसला, खीर पकाई जत्न से चरखा। ढकोसला क्या होता है, ढकोसला देना, धोखा देना एक प्रकार से, कि भाई ढकोसला दे देना किसी को। क्या ढकोसला दे जा रहा है, मतलब एक प्रकार से ताना देना। ठीक है, खीर पकाई जत्न से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो ताना दिया जा रहा है, ढकोसला देना। ठीक है, खुसरो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपने जरूर याद कर लेने हैं। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आमिर खुसरो ने किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी भाषा अवधी भाषा का प्रथम कवि इनको कहा है। आमिर खुसरो ने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान जब पतन देखा है, कहने का तात्पर्य इन्होंने 11 सुल्तानों के अंतर्गत काम किया है। फारसी और हिंदी के मिश्रित शब्दों में कविता करने वाले आमिर खुसरो पहले कवि माने जाते हैं। आदिकाल में मनोरंजन यानी मनोरंजक साहित्य लिखने वाले के एकमात्र कवि आमिर खुसरो हैं। और आमिर खुसरो के विषय में विद्वानों के जो मत हैं साथियों वो आप ले लीजिए भैया। क्या कहा जा रहा है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, यानी टेढ़ी उक्ति को प्रस्तुत करना जब वक्रोक्ति अलंकार जैसा ही आपको प्रतीत होगा। यद्यपि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा तबला सितार इनके जनक माने जाते हैं। बहुत ही टैलेंटेड होते हैं साथियों ऐसे लोग जिनको जिनको 11 सुल्तानों के अधीन काम करने का मौका मिले। और भी बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ हैं कि इनको किस तरह से बंदी बनाया गया, कैसे इनको मारने की कोशिश की गई, वो मैं किसी अलग वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन चलो, खुसरो की भाषा के दो रूप मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला खड़ी बोली में जो इनकी रचना है पहेली मुकरियाँ दो सुखने ग्रामीण ठेठ खड़ी बोली में है जे। ठीक है, जो दो सुखने हैं वो ग्रामीण यानी जो गांव की बोली हैं उनमें ठेठ बोली में, जी खड़ी बोली में है। पहेलियाँ मुकरियाँ, ठीक है, पहेली भी आपको एक ऊपर बताई। दूसरा दूसरा रूप इनका जो है रचनाओं का वो है
फारसी मिश्रित ब्रज भाषा, और इसमें इन्होंने गज़ल और गीत लिखे हैं। ठीक है, गज़ल और गीत हैं इसमें लिखे हैं। ठीक है, पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने जो हैं ग्रामीण ठेठ खड़ी बोली, और फारसी मिश्रित ब्रज भाषा गज़ल और गीत लिखे हैं इन्होंने। चलो साथियों, आज की वीडियो में इतना है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है लौकिक साहित्य के बारे में, अभी विद्यापति के बारे में भैया हमने बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये जानकारी के लिए आप थोड़ा सी प्रतीक्षा करें, बहुत जल्दी वो भी लाएंगे और कुछ रचनाओं के बारे में बताएंगे। जो PDF आपको मिल जाएगा, और वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।